नमस्कार, मैं हूं संजय समर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। हमारे साथ हैं स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी। गोपालानंद सरस्वती जी गाय के लिए काम कर रहे हैं, गो रक्षा। गो कैसे बचे, चाहे वो दवाई से बचे या फिर वो उसकी हत्या से बचे, उस पर ये काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में घूम घूम करके आह्वान कर रहे हैं कि गो रक्षा कैसे किया जाए। स्वामी जी, आपका मॉर्निंग इंडिया में बहुत स्वागत है। स्वामी जी, कुछ ऐसा नहीं लगता कि गोरक्षा के नाम पर एक नई राजनीति हो रही है और उस राजनीति में आप भी शामिल हैं? गोरक्षा के नाम पर इस समय तो भारत में कोई नई राजनीति उदय नहीं हो रही है। पूर्व काल में 45-47 के समय जरूर गोरक्षा को लेकर के राजनीति प्रारंभ हुई थी। अभी तो गोरक्षा के नाम पर राजनीति हो ऐसा देश में माहौल नहीं है, या ऐसी राजनीतिक सामयिक स्थितियां नहीं हैं कि देश में राजनीति हो सके। और रही बात, तो सबका अपना नज़रिया होता है कि किस चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि स्वतंत्र हुए भारत को 78 वर्ष हो चुके। 1945 में एक बात सामने आई थी कि देश आज़ाद होगा, उसके बाद गो हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। उसके बाद क्रमशः अलग अलग सरकारें आई, समय समय पर अलग अलग प्रकार के वादे किए गए, लेकिन वो बात अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसी स्थिति में गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए संवैधानिक मांग करना, संविधान के आर्टिकल 48 और आर्टिकल 25 के अनुसार जो कार्य नहीं हो पाए, उन कार्य का स्मरण दिलाना वस्तुतः तो एक राजनीति का हिस्सा नहीं। तो एक बात धारा का जिक्र कर रहे हैं कि 48 है, ये है, तो आप तो अभी की जो सरकार है 250 करोड़ रुपया सप्लायर से ली है, जो कि तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे हैं जी। और इससे बड़ी गो रक्षा के लिए कोई पार्टी नहीं हो सकती है, कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है। देखिए, क्यों जो 45 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2014 से लेकर के अब तक तो है, और 250 करोड़ रुपये चंदे लिए गए हैं, उस पार्टी से लिए गए हैं जो कि गो मांस का सप्लायर है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। आपने दो बात एक साथ कही है कि इस समय गौरक्षा को लेकर के इससे बड़ी पार्टी नहीं हो सकती। दूसरी बात आपने कही है कि गौमांस विक्रेताओं से चंदा लिया है। तो ये दोनों बातें तो अलग अलग धुरी पर दिखाई देती है, इनका कोई एक सामंजस्य दिखाई नहीं देता। रही बात, तो जब तक गौरक्षा का काम हो नहीं जाता तब तक हम इस बात को किस आधार पर स्वीकार करें कि कौन सी पार्टी गौरक्षा वाली है और कौन सी नहीं है। जिस दिन जो दल गौरक्षा का काम कर लेगा और एक केंद्रीय कानून संपूर्ण भारत में गोरक्षा का बना लेगा, उस दिन हम मान लेंगे कि ये गोरक्षा वाली पार्टी है। अभी तो सब विषय चर्चाओं में चल रहे हैं। ऐसा है कि हर स्टेट में गो रक्षा के लिए गो आयोग बना हुआ है। अपने झारखंड में भी है, राजीव रंजन जी यहाँ अध्यक्ष होते हैं जी। तो गो रक्षा के लिए ही वो आयोग बनता है जी। तो वो तो है, भारत सरकार का कानून भी है, भारत सरकार का नियम भी है। तो आप कह रहे हैं मेरे सवाल को दोनों दो बात है। तो भारत देश में कौन ऐसी पार्टी है जो गो रक्षा को समर्थन देती है आपके हिसाब से? अभी तो हमें नहीं लगता कि गोरक्षा को सीधा सीधा समर्थन देने वाली कोई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अभी इसलिए हम नहीं मान सकते ये बात, क्योंकि ये विषय जब तक लिंबित हैं। अगर ये बात होती कि कोई एक पार्टी सीधी सीधी पक्ष में है तो समाज को और संतों को यह विषय सामने नहीं लाना पड़ता। हाँ, ये बात अवश्य है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं वहाँ सब जगह तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर राज्य स्तर पर कानून बने हैं। लेकिन बात वही है कि जैसे झारखंड में कानून है लेकिन पड़ोस में बंगाल में नहीं है, तो झारखंड की गाय बंगाल में जाके कट जाती है। तो जब हम वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक विधान एक निशान की बात करते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है ये चर्चा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 36 ही प्रांतों में केंद्रीकृत कानून बने, इस प्रकार की मांग सभी संत महापुरुषों की है। आप बंगाल का ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं दे रहे हैं? उड़ीसा का क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार का क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इसलिए कि यहाँ से अधिकांश नहीं, यहाँ से जाति बंगाल ज़्यादा है, इसलिए बंगाल का उदाहरण दिया। यूं तो भारत में 36 प्रांतों में से केवल 16 प्रांतों में ही गोवध पर प्रतिबंध के व्यवस्थित कानून हैं। 20 राज्यों में हल्के पुल्के कानून हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। 7 प्रांत ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल कानून है ही नहीं।
लेकिन मैंने अभी बंगाल का जो उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि झारखंड का अधिक गौवंश उस तरफ जाता है, इसलिए बंगाल का उदाहरण दिया मैंने आपको। अब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र को चाहिए कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, तो क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित है? यहाँ से बड़े पैमाने पर गो बांग्लादेश जाते हैं, जैसे झारखंड का सीमा पाकुड़ है, पाकुड़ से सटा हुआ बांग्लादेश है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 4636 किलोमीटर का एरिया जो है वो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को जुड़ा हुआ है। तो इस पर तो हमको नियंत्रण करने के लिए हमको बाढ़ की ज़रूरत है, घेरने का ज़रूरत है। इसके अलावा हमको ज़रूरत है सब लोगों को मैंने सावधान करने के लिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना सफल हो पा रही है? देखो, अभी तक तो पूर्ण सफलता तो नहीं है इस विषय पर, क्योंकि हाल ही में झारखंड में एक चाकुलिया करके स्थान है जहाँ पर एक गौशाला है, वहाँ 22,000 नर गोवंश हैं। वो सारा का सारा गोवंश बीएसएफ ने रोका हुआ है। बीएसएफ का ये मानना है कि बहुत सारा गोवंश चला जाता है, हम कुछ ही रोक पाते हैं। तो यानी कि जा तो रहा है, इसलिए सुरक्षित है, ये बात तो नहीं कही जा सकती। और सत्य यही है कि अभी तक स्थितियाँ गौ सेवा और गौ रक्षा को लेकर के अनुकूल नहीं है, जैसी भारतीय संस्कृति परंपरा और यहाँ की कृषि और यहाँ की जीवन शैली के अनुसार चाहिए। इसीलिए यह मुद्दा खड़ा हुआ है कि यह काम होना चाहिए। है तो नहीं अभी तक जैसा चाहिए, अगर होता तो ये बात खड़ी नहीं होती। तो यहाँ विषय ये नहीं है कि कौन सी पार्टी है, विषय यह है कि जो सरकार में है, जो सत्ता में है। हम लोकतंत्र में मत दे करके जिनको सत्ता में लाए हैं, हम प्रजा हैं और प्रजा का काम है कि पार्टी ने देखते हुए जो भी सत्ता में जिस समय हो उनके सामने अपनी बात रखें। 1966 में भी संतों ने अपनी बात रखी थी, 2012 में भी रखी, 2016 में भी दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में संतों ने जाकर के बात रखी, 2016 में भी रखी। तो अलग अलग पार्टियों के समय संतों के समूहों ने ये बात रखी है। इसलिए ये विषय राजनीति का नहीं, जो कोई सत्ता में होगा समय समय पर यह बात समाज रखेगा कि भारत में गोवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सीमाएं भी सुरक्षित होनी चाहिए, कानून भी बनने चाहिए और मूल रूप से केंद्रीय कानून बनना अत्यंत आवश्यक है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि गो रक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जागरूक करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा नहीं महसूस करते? वैसे तो समग्र भारतीयों को जागरूक करने की ज़रूरत है। असल में हम लोगों ने गाय माता को केवल हिंदुओं का विषय बना करके भी एक त्रुटि की है। गाय हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का विषय भी है, आरोग्य का विषय भी है। गौमूत्र से अमेरिका पेटेंट करा करके कैंसर जैसे रोग पर अपनी मेडिसिन बना रहा है। ऐसी स्थिति में कैंसर हिंदू को भी हो सकता है, मुसलमान को भी हो सकता है, ईसाई को भी हो सकता है, वो मेडिसिन उसके भी काम आएगी। गाय माता के दूध पर अनुसंधान करके और गौमूत्र पर अनुसंधान करके भारत के ही एक गवर्नमेंट के बहुत बड़े संस्थान जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने साबित किया है कि इसके अंदर ऐसे तत्व हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कई प्रकार की मेडिसिन के लिए उपयोगी हो सकती है। तो गाय आरोग्य का भी आधार है, अर्थव्यवस्था का भी आधार है। और सबसे बड़ी बात, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के प्रभाव से जो जहरीले भोजन से लोगों में बीमारियां बढ़ रही है, वो आने वाले समय में गो आधारित कृषि, प्राकृतिक कृषि से संभव है। तो गाय केवल धर्म का विषय नहीं अपितु समाज के अर्थ और आरोग्य का भी आधार है। अतः ईसाई हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको जागरूक करने की आवश्यकता है कि गो के प्रति हमें अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी। और इस दिशा में संतों की दो धाराएं एक साथ काम करिए। एक धारा जो कानून को बनाने के लिए सरकार से आग्रह करिए, दूसरी धारा जो समाज में अवेयरनेस लाने का काम कर रही है। इसको लेकर के निरंतर कार्य हो रहे हैं। गांव-गांव जाकर के कई संस्थाएं बनी हैं। करीब संतों की योजना के आधार पर 5 लाख कृषकों को गो आधारित कृषि से विगत 5 वर्षों में जोड़ा भी गया है। तो समाज को जागरूक किए बिना तो कानून बन जाएगा तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कानून की पालना कराने में समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कानून एक आधार बनेगा और समाज उसको मजबूती देगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। समाज को भी जागरण होना आवश्यक है और क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसलिए कानून की भी आवश्यकता है ही। नहीं, अभी आपने कहा कि हम लोग 2016 तक सरकार को जागरूक करना चाहे इस कानून को बनाने के लिए, तो असुविधा कहाँ आ रही है? असुविधा कहाँ आ रही है? जैसे मान लीजिए 12 में ट्राई किया आपने, 16 में ट्राई किया, तमाम संत आपने कहा कि हम लोग दिल्ली में भी ट्राई किए, तो इसको लागू करने में असुविधा कहाँ आ रही है? इस बात का भारत सरकार भी जो अभी है वो पूरी तरह से कहती है कि भाई हाँ, हम इस चीज़ को मानेंगे और इस चीज़ को मैंने हिंदुत्व को लेकर के हम काम करेंगे, ऐसा भी उनका मानना है और उनका कहना है। तो असुविधा कहाँ आ रही है? वस्तुतः इसका
बहुत सही उत्तर तो सरकार ही दे पाएगी कि असुविधा कहाँ आ रही है। लेकिन जहाँ तक बातें आती है या अब तक जो चर्चाएं हुई है उसमें यह निकला है कि जितना बहुमत चाहिए वो नहीं है, या अमुक अमुक क्षेत्रों में अभी भी गौमांस खाया जाता है, तो हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे। लेकिन सरकार इतनी शक्तिशाली होती है कि समाधान कर सकती है। बहुमत न होते हुए भी 370 पर कार्य हुआ है। 3 तलाक तो हटाया नहीं, उन्होंने, वही बात पे मैं आ रहा हूँ। 370 तो उन्होंने हटाया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि बहुमत न होते हुए भी कुछ अन्य कार्य हुए हैं, उसी को आधार बना करके अब की बार प्रार्थना पत्र तैयार किया है कि ये कार्य हुए हैं, तो ये कार्य भी आपके दृढ़ निश्चय से निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो अभी हाल ही में एक बात और आई है कि अगर समाज उठ करके खड़ा होगा तो सरकार इस काम को करेगी। ये कहीं न कहीं सरकार के संपर्क वाले लोगों से ही यह बात सामने आई है। तो समाज इस बात के लिए उठ करके खड़ा होने के लिए तैयार है। इस समय गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से 36 प्रांतों के 790 जिलों की 5400 अनुमंडल तक यह कार्य बहुत अच्छे से पहुंचा है। और 27 अप्रैल 2026 को इसी आशय को लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां एलजी को, इसी आशय को लेकर के प्रार्थना पत्र एक साथ दिए जा रहे हैं कि देश का संपूर्ण जन समुदाय इस मांग को लेकर के अब उठ खड़ा हुआ है। और अब इस विषय में आपको या तो कार्य करना पड़ेगा या कोई समुचित समाधान देना पड़ेगा। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्न तो सब जगह से आ ही रहा है कि दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो इसका उत्तर, वास्तविक उत्तर तो सरकार ही देगी, और यह उत्तर मिले या काम हो, इसके लिए समाज एक बार उठ करके खड़ा हो रहा है। अच्छा, आपकी योजना गाय को सुरक्षित रखने के लिए कैसे कैसे है? सुना है कुछ जगह अस्पताल भी बनवाते हैं आप लोग, और क्या उस आपके मानचित्र में जहां अस्पताल बनाने का है उसमें झारखंड भी है क्या? जी हाँ, संतों की जो कार्य योजना है उसमें गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए अब तक जो कार्य योजना है वो गौ अभ्यारण्य की स्थापना करना, सरकार से कोऑर्डिनेट करके, जहाँ वन भूमियाँ ऐसी पड़ी हुई है वहाँ अभय अरण्य जो सिंहों के लिए या अन्य जीवों के लिए उस तर्ज पर काम करना, उस पर भी काम प्रारंभ हुआ है। चिकित्सालयों की स्थापना का भी कार्य चल रहा है, क्योंकि आज कहें तो अब स्थिति तो विकट ही है कि गौ को लेकर के कोई नीति बनी नहीं है। मनुष्य के लिए हर 10 किलोमीटर पर आपको कोई न कोई एक ठीक ठाक क्लिनिक मिल जाएगा, और हर तहसील लेवल पर एक एडमिट हो जाए ऐसी व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अच्छी व्यवस्था। लेकिन हम पूरे भारत में घूमे हैं इस विषय को लेकर के, अभी तक एक भी सरकारी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां 10 गाय माता को एडमिट किया जा सके। जबकि हाईवे बन रहे हैं, तेज़ दौड़ती हुई गाड़ियां निकल रही है, रोज़ अनेक एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सरकार से ये आग्रह करने के साथ साथ कि पता नहीं सरकार जब करेगी तब करेगी, हम लोग एक शुरुआत तो करें। तो संतों ने ये प्रयास किया, और झारखंड में अभी प्रारंभिक में 2029 से पहले ये लक्ष्य है कि 3 गौ चिकित्सालय एक बार बनाए जाए। बाद में तो झारखंड को लेकर के ये है कि प्रत्येक जिले में एक गौ चिकित्सालय संतों के माध्यम से बनना चाहिए आगामी योजना के तहत। लेकिन 2029 से पहले कैसे भी करके 3 गौ चिकित्सालय बनाने की योजना है। तो वो क्या जगह चिन्हित किया है आपने? नहीं, अभी जगह चिन्हित नहीं हुई है। अब क्योंकि असल में झारखंड में ये दूसरी बार ही हमारा आना हुआ है, पहली बार ये प्रपोजल रखा था, और अभी क्योंकि 27 अप्रैल वाले विषय में अधिक व्यस्त होने के कारण इस काम को, लेकिन ये 27 अप्रैल के प्रार्थना पत्र के बाद इस विषय में और अधिक, क्योंकि इसमें जगह के साथ साथ एक ऐसी डेडिकेटेड टीम भी चाहिए जो उस अस्पताल को मैनेज करें, बीमार गाय माता को रेस्क्यू करके लाए, उसका ट्रीटमेंट करें। संतों की तरफ से निर्माण होकर के मिल जाएगा। तो ये कैसे रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए कि जो भी अस्पताल बनाएंगे तो वहाँ एक अच्छे डॉक्टर होंगे जी, कंपाउंडर होंगे, तो ये सब का रिक्रूटमेंट स्थानीय स्तर पर करने की योजना है या फिर एक कमेटी बनेगी, वो भूमि भी उसी के नाम पर चढ़ेगी, और हम लोग केवल निर्माण करके देंगे, और जितनी मेडिसिन की आवश्यकता होगी वो देंगे। क्योंकि असल में जब तक स्थानीय क्षेत्र का कुछ लगता नहीं है तो फिर वो उतना भाव नहीं बन पाता है। तो उस ग्वाले का वेतन, चारा और डॉक्टर का वेतन, ये 3 चीज़ें स्थानीय कमेटी अपने डिस्ट्रिक्ट से संग्रह करेगी। मेडिसिन और निर्माण का विषय जो संतों की कमेटी है वो उनको प्रोवाइड कराएगी। वो चिकित्सालय की भूमि स्थानीय समिति के नाम ही रहेगी, वो निर्माण भी स्थानीय समिति के नाम ही रहेगा। झारखंड में आप आए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे आप हमारे मॉर्निंग इंडिया के चैनल से? मॉर्निंग इंडिया के चैनल के माध्यम से हम झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय को ये निवेदन करना चाहेंगे कि क्योंकि झारखंड एक प्राचीन गौरवशाली परंपरा का क्षेत्र है, ये बैजनाथ जी की भूमि भी है,
जो नंदी बाबा से प्रसन्न रहते हैं, ये बिरसा मुंडा की भूमि भी है, जो जनजातीय नेतृत्व का प्रतीक है। और जनजातीय जीवन शैली में गाय माता का बहुत महत्व रहा है। आज भी जहाँ जहाँ जनजाति भाई बहन निवास करते हैं उनके पास गोवंश सामान्यतया मिलता है। वो भली अभाव में जीते, लेकिन फिर भी आज तथाकथित सभ्य समाज ने गाय माताओं को छोड़ दिया है, लेकिन जनजाति समाज ने, आदिवासी समाज ने, जो वन अरण्य में रहते हैं, उन भाई बहनों ने आज भी गोवंश रखा है। तो हम शासन से यह आग्रह करेंगे कि उनके साथ एक व्यवस्थित तालमेल बिठाते हुए उनको अच्छे नस्ल संवर्धन, आज उनके पास गोवंश है 200 ग्राम आधा लीटर दूध देती है, उनको कोई शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अच्छे नस्ल के गोवंश उपलब्ध करवाया जाए, अच्छे नंदी उपलब्ध करवाए जाए। जिस प्रकार गरीबों को सस्ते में अनाज मिलता है, वैसे अगर उनको सस्ते में कोई गो आहार उपलब्ध करवाया जाए तो वो लोग बहुत अच्छे से गोवंश का संरक्षण करेंगे। जो गाय सड़क पर छोड़ दिए दे रहे हैं या बेच रहे हैं वध के लिए, वो परंपरा रुकेगी और उससे झारखंड की जो प्राचीन और मूल संस्कृति वो जीवित होगी। तो हम यही आग्रह करेंगे कि शासन के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे कठोर कानून भी बने गौरक्षा को लेकर के, और गौ सेवा को लेकर के कुछ सरल ऐसे नियम बने व्यवहारिक कि व्यक्ति घर घर आसानी से गाय माता को पाल सके। गोबर आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। जो बैल से खेती करे उनको कुछ विशेष, जैसे ट्रैक्टर पर अनुदान मिलता है, वैसे बैल पर कृषि करने वाले की उपज को कुछ विशेष मूल्य पर खरीदने की ऐसी कोई शासकीय योजना बनाए, जिससे खेती और गौपालन आपस में अच्छी तरह एक दूसरे से जुड़ करके और झारखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में और धार्मिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग। एक नया सवाल आ गया है, उसमें गाय को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। कौन गाय देसी है, कौन गाय ये है। और नॉर्थ ईस्ट के तो एक सज्जन ने कहा भाई गोवध सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है या नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो वो लोग बताते हैं नहीं, इधर नहीं होता, वो मैथुन है। तो गाय की श्रेणी को कैसे जिस तरह से बांटा गया है वो कितना उचित है। गाय तो गाय है, एक लाइन का बात है, वो चाहे गिर गाय हो या देसी गाय हो या ऑस्ट्रेलियन हो, गाय तो गाय है। देखिए, इस विषय में हमें धर्म और विज्ञान दोनों का आश्रय लेना पड़ेगा। पहले तो मैं एक छोटे से सवाल का उत्तर दे दूं कि मेघालय के लोग ये कहते हैं कि मिथुन गाय को काटा जाता, तो ये सत्य नहीं है। वहाँ पर भी देशी गोवंश जाकर के खूब कट रहा है। ये तो केवल किसी बात को ढकने का साधन था और उसको अपना लिया गया। मिथुन गाय भी कट रही है और भारतीय वैध लक्षणा देशी गोवंश भी कट रहा है। ये तो हो गया उस विषय का उत्तर। अब गाय तो गाय है या जर्सी देसी में अंतर है, तो इसको लेकर के हमें धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं से सोचना पड़ेगा। तो इस अंतर को विज्ञान ने स्पष्ट किया है कि गाय जिसमें देवता निवास करते हैं, देवता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, देवता की परिभाषा जो गीता जी के 16वें अध्याय में लिखी है उसमें यह नहीं कि मुकुट हो, कुंडल हो, वो नहीं, जो पॉजिटिव एनर्जी के संकेत हैं वो देवता में होते हैं। तो जिसमें से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो उसको गाय कहा है। तो उसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान ये कहते हैं कि देशी गोवंश का दूध, जिसको देखो विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने अपने लैब में टेस्ट करके प्रमाणित किया है कि देशी गोवंश के दूध को नाम दिया है उन्होंने A2 मिल्क, जर्सी होलिस्टन के दूध को नाम दिया है A1 मिल्क। A1 मिल्क को लेकर के अनुसंधान कहते हैं कि A1 मिल्क की प्रॉपर्टीज सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी बीमारियों को जन्म देने का काम करती है, जबकि देसी गाय के दूध में कैरोटीन और ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनके प्रभाव से मानव रोग मुक्त होता है। देसी गाय की पीठ पर हाथ घुमाने से ये वैज्ञानिक सिद्धांतों में स्पष्ट हो चुका है कि रक्तचाप जैसी बीमारियां नियंत्रित होती है। काउ कडलिंग जैसी फैसिलिटी से देसी गोवंश के प्रभाव से लोग मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसी बात को समझते हुए ब्राज़ील इत्यादि देशों ने बड़ी संख्या में भारतीय देसी गोवंश को वहाँ इम्पोर्ट किया है। तो असल में जर्सी होलिस्टन मूलतः कोई प्राकृतिक गोवंश तो है नहीं, ये एक वैज्ञानिक जेनेटिक सिस्टम को बदल करके बनाया हुआ है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो पहले तो वो बहुत अच्छी लगती है, जैसे यूरिया DAP बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब सबको लग रहा है कि खतरनाक है। वैसे ही जर्सी होलिस्टन का दूध कहीं न कहीं हानिकारक है, ये विज्ञान साबित कर रहा है। उसके गोबर को आप देखेंगे तो उसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। 1 ग्राम गोबर में 1 करोड़ बेनिफिशियल एग्रीकल्चर बैक्टीरिया देसी में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें वो 1 करोड़ की जगह मात्र लाख सवा लाख के आसपास ही और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों के अनुसंधान ये बताते हैं कि शुद्ध गाय ही भारतीय जीवन शैली के लिए उपयोगी है। इसके अलावा क्लाइमेट के दृष्टिकोण से 100 साल, 200 साल, 500 साल से जो गीर की, कॉन्क्रेज की फार्मिंग कर रहे हैं
वो लोग आज भी सक्सेस चल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जिन्होंने जर्सी की हॉलिस्टन की डेयरियां खोली है, लोन लेकर के खोली है, उन्होंने कर्ज के साथ थोड़े दिन में बंद की है। तो आर्थिक दृष्टिकोण, क्योंकि वो बीमार ज़्यादा होती है यहाँ के क्लाइमेट में, वो ठंडे क्लाइमेट का जीव है, उनको आहार भी बहुत अधिक चाहिए, दिन भर खाती रहती है, देसी का सिस्टम अलग है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देसी गाय को देव गाय माना है, जर्सी एज पशु की श्रेणी में रखा है। साधु संत ये नहीं कहते कि आप जर्सी को मार दीजिए और यहाँ तो चींटी को भी क्यों मारिए, संरक्षण सबका होना चाहिए। लेकिन जहाँ गाय हमारी माता है वो विषय पर सारे साधु संत एक मत है कि वैद लक्षणा गाय, जिनका लक्षण वेदों में वर्णित है कि जिसके कुकुद होनी चाहिए, गले में गलकंबल होनी चाहिए और वो बोले तो उसके मुख से प्रवण जैसी ध्वनि आनी चाहिए। मतलब कि जर्सी गाय को गाय नहीं माने हम, वो पशु की श्रेणी में, मतलब बकरा जैसे भैंस है, इसमें आए हैं। भैंस है उसी प्रकार वो एक दूध देने वाला पशु है, ये विज्ञान भी कह रहा है और अध्यात्म भी कह रहा है। तो उसी हिसाब से तो उसका कटना कोई नहीं, हम तो कहते बड़ी हैं बात चींटी नहीं भी है। क्यों कटे, यहाँ तो हम कीड़ी को भी आटा डालते हैं और कुत्ते को भी रोटी देते हैं। तो भारतीय संस्कृति का व्यक्ति तो कैसे किसी जर्सी को भी मारने की बात कह सकता है? हम नहीं है समर्थन में। तो जर्सी का संरक्षण की भी बात आप करते हैं? नहीं, हम तो समग्र जीवों के संरक्षण की बात करते हैं। लेकिन गाय, देखिए हमारे पड़ोस की जो मैया है उसको भी हम नमस्ते करते हैं, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ हमको जन्म देने वाली माँ के लिए है उसकी प्रायोरिटीज कुछ अलग होती है। इस प्रकार भैंस भी बचनी चाहिए, जर्सी भी बचनी चाहिए, नील गाय भी बचनी चाहिए। वो जंगल में रहती है फिर भी, चलो जर्सी तो घरों में दूध देती है, नील गाय तो घरों में कुछ नहीं देती, लेकिन नील गाय भी बचनी चाहिए। हर वन्य प्राणी की सुरक्षा होनी चाहिए इसी, लेकिन देसी का अलग महत्व है, उसको वो मान रामदेव लेना बाबा भी चाहिए। इस पर काम कर रहे हैं। सुनने में आता है लाखों गायों को संरक्षण देते हैं और वो काम करते हैं। कितने संतुष्ट हैं उनके क्रियाकलाप से? देखिए रामदेव बाबा गोवंश पर काम कर रहे हैं, गौमूत्र और इन औषधियों पर भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और संतुष्टि की बात है तो उनका जितना बड़ा क्षेत्र और जितना बड़ा उनका काम और जितना बड़ा उनका नाम है, उनके अनुसार उनको गोवंश के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वयं इतना सामर्थ्य रखते हैं कि 10-20 लाख गाय माताओं का संरक्षण तो वो अकेले कर सकते हैं और योग के साथ जोड़ करके गाय माता को बहुत जल्दी वो और अच्छा स्थान दिला सकते हैं। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है और अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उनको प्रणाम है। स्वामी गोपालानंद जी ने ठीक ही कहा कि गाय की रक्षा में सरकार का संरक्षण होना चाहिए। बिना सरकारी संरक्षण के किसी चीज़ का विकास नहीं हो सकता है, किसी चीज़ की रक्षा नहीं हो सकती है, किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो गाय की रक्षा करने के लिए सरकार की ज़रूरत है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार।